हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द टैक्स ऑन टिप्स। और इस वीडियो में हम समझेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट कौन नॉन रेसिडेंट माना जाएगा इन इंडिया एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड उनकी क्या क्या टैक्सेबिलिटी होगी इंडिया में बिकॉज ऑफ द नॉन रेसिडेंट। जो उनकी रेसिडेंसी मानी जाएगी नॉन रेसिडेंट, उसके हिसाब से उनको क्या क्या टैक्सेबिलिटी देखनी पड़ेगी, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे। उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वी आर टैक्स ऑन टिप्स। हमारा टैगलाइन है टैक्स असिस्टेंस एट योर फिंगर टिप्स एंड वी प्रोवाइड ऑनलाइन काइंड ऑफ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं हमारी वेबसाइट्स पे, या फिर आपको कोई भी और सर्विस चाहिए इन रिलेशन टू इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स नोटिस, जीएसटी कंसल्टेशन, कोई भी इस रिगार्डिंग ऑनलाइन सर्विस चाहिए तो वी प्रोवाइड यू अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन कनेक्ट विद द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर प्रैक्टिसिंग एंड देन टेक देयर सर्विसेज। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। सो बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स अंडर इनकम टैक्स एक्ट, पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि सिटीजनशिप एंड रेसिडेंसी एक हो। कोई इंसान इंडिया का सिटीजन हो सकता है बट हो सकता है वो इंडिया का रेसिडेंट ना हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिटीजन एक अलग चीज है और रेसिडेंट होना एक अलग चीज है। मतलब कई लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर कोई इंसान यूएसए का सिटीजन है तो वो इंडिया का टैक्स रेसिडेंट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल गलत है। रेसिडेंसी रूल ऐसे काम नहीं करता इनकम टैक्स के अंदर। उसके लिए कुछ अलग रूल्स है जो हम आगे देखेंगे, बट ये आपको मान के चलना है कि जरूरी नहीं कि सिटीजन और रेसिडेंट एक ही चीज हो, नंबर वन। एंड नंबर टू, रेसिडेंसी जो रूल है, क्योंकि आपको पता होगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है जो जनरली हमारा सारा इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड चीजें हैंडल कर सकते हैं उस एक्ट के अंदर। तो उसके अंदर भी रेसिडेंसी की कोई अलग डेफिनेशन दी गई है, बट इनकम टैक्स के अंदर कुछ अलग डेफिनेशन है। तो आपको ये समझ के चलना है कि रेसिडेंसी एज पर इनकम टैक्स एक्ट एंड रेसिडेंसी एज पर फेमा भी अलग अलग हो सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमको पहले क्लियर रखने हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन क्या दिया गया है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। जैसा आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 2 डेफिनेशन सेक्शन होता है, और मोस्टली हर एक्ट का सेक्शन 2 ही उसका डेफिनेशन सेक्शन होता है, क्योंकि सेक्शन 1 एक प्रीएम्बल और इंट्रोडक्शन सेक्शन होता है। सेक्शन 2 के अंदर सारी डेफिनेशन होती है उस एक्ट की। तो अगर हम सेक्शन 2 क्लॉज 30 में जाते हैं तो उधर हमको दिखाया जाता है कि नॉन रेसिडेंट मतलब कौन होता है। नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट। अगर आप देखेंगे इन्होंने काफी जेनरिक डेफिनेशन दी है। नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट, और उसके हिसाब से फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 92, 93 एंड 168 इंक्लूड्स अ पर्सन हु इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन मीनिंग ऑफ क्लॉज 6 ऑफ सेक्शन 6। तो ये थोड़ा सा बहुत ही जेनरिक डेफिनेशन हो गया, एंड मेनली हमको ये फर्स्ट पार्ट पे कंसंट्रेट करना है कि नॉन रेसिडेंट मींस अ पर्सन। हम उतना स्पेसिफिक में नहीं जाएंगे अभी, बिकॉज वी आर कवरिंग द बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कि एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 92, 93, 168 इसके अंदर हम स्पेसिफिकली नहीं जाएंगे। अभी हम एक जनरल डेफिनेशन पे ही रहेंगे, बट जो ऊपर की डेफिनेशन है ये काफी जेनरिक है, और ऐसी डेफिनेशंस आपको काफी सारी मिल जाएगी इनकम टैक्स के अंदर। जैसे कि भाई व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, की जो शॉर्ट टर्म नहीं है दैट इज लॉन्ग टर्म, वैसे आपको काफी डेफिनेशंस भी मिल जाएगी। सो ये काफी जेनरिक डेफिनेशन। अब क्योंकि इन्होंने कहा है कि नॉन रेसिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट, सो नाउ लेट्स सी कि कौन कौन लोग रेसिडेंट माने जाएंगे, एंड देन हम समझ सकते हैं कि उसके अलावा जितने भी लोग होंगे दैट ऑल विल बी नॉन रेसिडेंट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। तो जैसा कि हमने अपने पिछले स्लाइड में देखा कि नॉन रेजिडेंट की जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन है वो काफी ही जेनरिक डेफिनेशन है, वहां कहा जा गया है कि जो लोग रेसिडेंट हैं वो लोग नॉन रेसिडेंट नहीं है। सो अब हम सेक्शन 6 में आ जाते हैं, जहां आपको बताया जाएगा कि कौन रेसिडेंट है और कौन नॉन रेसिडेंट है। तो सेक्शन 6 प्रोवाइड्स ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट की which provides various conditions based on which one could decide whether he or she will be considered as resident or non-resident। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 से। ये कहता है कि एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ ही इज इन इंडिया in that year for a period or periods amounting in all to 182 days और more। मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो अगर इंडिया में 182 डेज या उससे ज्यादा रह जाता है तो ही वो रेसिडेंट माना जाएगा। यहाँ हम कंडीशंस जो देख रहे हैं वो उसकी देख रहे हैं कि जो रेसिडेंट कैसे माना जाएगा, सेक्शन 6 सब सेक्शन 1। और फिर यहाँ पे एक और आ जाता है, फिर एक और कंडीशन है जहाँ पे बोला गया है having within the 4 years preceding that year been in India for a period or periods amounting in all to 365 days or more is in India for a period amounting to 60 days or more in that year। मतलब कि हम एग्जांपल ले लेते हैं इस कंडीशन को समझने के लिए। फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 अगर आपको किसी का रेसिडेंसी चेक करना है विद दिस रूल, तो आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या वो 60 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में था, एंड प्लस, क्योंकि बीच में एंड है, ठीक है,
तो प्लस आपको ये देखना है कि उसके जो 1920, 1819, 17-18 एंड 16-17 फाइनेंशियल ईयर में क्या वो टोटल मिला के 365 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में था या नहीं था। अगर इन दोनों में से, क्योंकि बीच में और है, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन भी अगर उसने फुलफिल कर दी तो दैट पर्सन, दैट इंडिविजुअल विल बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया। ये आपको समझना है। यहाँ पे अभी हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, अभी हम कंपनीज या पार्टनरशिप फॉर्म्स उन पे नहीं जा रहे। सो राइट नाउ वी आर ओनली डिस्कसिंग अबाउट इंडिविजुअल्स, जिनमें से अगर उन्होंने इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर दी सो दे विल बिकम अ रेसिडेंट इन इंडिया। सो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में बात किया, जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वापस डिस्कस कर देता हूँ इन सिंपल लैंग्वेज एंड नॉट इन लॉ लैंग्वेज। उसके अंदर पहला कंडीशन तो ये देखना है कि उधर लिखा है कि फॉर प्रीवियस ईयर, तो मतलब इसका मतलब ये निकलता है कि आपको रेसिडेंसी जो है वो एवरी ईयर देखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक बार आप रेसिडेंट हो गए तो हमेशा के लिए रेसिडेंट हो गए, नहीं एक बार नॉन रेसिडेंट हो गए तो हमेशा के लिए नॉन रेसिडेंट हो गए। दिस इज अ क्यूमुलेटिव, दिस इज अ एवरी ईयर जो होने वाला है वैसी चीज है, तो आपको एवरी ईयर चेक करना है, वह एक टाइम से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कंडीशंस क्या थी, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब हम थोड़ा उल्टा ले लेते हैं कि कब कोई पर्सन नॉन रेसिडेंट माना जाएगा, ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए, क्योंकि वही हमारा टॉपिक है कि नॉन रेसिडेंट कौन है। तो क्योंकि उधर और था फॉर रेसिडेंसी, अब हम जब नॉन रेसिडेंट के लिए पढ़ेंगे तो हमको वो दोनों कंडीशन नॉट सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तभी हम नॉन रेसिडेंट माना जाएंगे। अगर हमने उनमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी तो हम रेसिडेंट हो जाएंगे। करेक्ट। तो अब हम जब रीड करेंगे नॉन रेसिडेंट के लिए तो हमको उस और को एन में बदलना पड़ेगा, मतलब कि वन वुड बी कंसिडर्ड एज नॉन रेसिडेंट इन इंडिया इफ ही और शी फुलफिल्स बोथ द अबव कंडीशन, दैट इज ही इज नॉट इन इंडिया फॉर 182 डेज, मतलब वो इंडिया में 182 डेज से कम है, क्योंकि उधर अगर 182 डेज भी रह गए तो आप रेसिडेंट मान लिए जाएंगे। तो आप इंडिया में 182 डेज से कम है, एंड यहाँ पे एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज नॉट इन इंडिया फॉर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। मतलब जो मैंने एग्जांपल दिया था 20-21 में वो 60 दिन से कम है, एंड 365 डेज इन पास्ट 4 इयर्स बिफोर दैट। करेक्ट। तो हमको ये दोनों कंडीशन फुलफिल करनी है, तभी हम नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन हमने फुलफिल कर दी, या तो हम पिछले साल में 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह गए, या फिर हमने 60 डेज इंडिया में बिता दिए इन लास्ट 1 ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 ईयर। अगर इन दोनों कंडीशन में से हमने एक भी कंडीशन फुलफिल कर दी तो वी विल बिकम अ रेसिडेंट एंड नॉट अ नॉन रेसिडेंट एनीमोर। तो ये इससे टैक्स प्लानिंग काफी बिगड़ सकती है। तो ऑलवेज चेक योर वीजाज एंड ऑलवेज चेक योर विजिट इन इंडिया, कितने दिन आप इंडिया में रहे एग्जैक्टली उससे आपको काफी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि कई लोग 1 या 2 दिन से चूक जाते हैं और वो रेसिडेंट बन जाते हैं। सो ये चीज आप जरूर ध्यान रखें अपनी टैक्स प्लानिंग के टाइम पे। तो अभी इनकम टैक्स एक्ट में कुछ रिलीफ भी दिए गए हैं पर्सन्स को हु आर आइदर अ सिटीजन ऑफ इंडिया और आर ऑफ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक पर्सन है तो आपको कुछ रिलीफ्स भी प्रोवाइड किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट में फ्रॉम द रेसिडेंसी रूल। वो हम देख लेते हैं वो क्या रिलीफ्स हैं। वो रिलीफ बताए गए हैं एक्सप्लेनेशन 1 टू सबसेक्शन 1 के अंदर ऑफ सेक्शन 6, जहां पे ये बोला गया है कि अगर आप एक सिटीजन है इंडिया के, सिटीजन कौन होता है जो इंडिया का पासपोर्ट होल्ड कर रहा है, तो अगर आप सिटीजन है इंडिया के जो लीव करता है इंडिया को एज अ क्रू मेंबर ऑफ अ शिप और फॉर एम्प्लॉयमेंट। अब इधर एम्प्लॉयमेंट में भी काफी कंट्रोवर्सी है कि इसके अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडेड है या फिर खाली जॉब्स इंक्लूडेड है। तो ये कंट्रोवर्सी है जो आप अपनी तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं विद रिगार्ड विथ योर टैक्स एक्सपर्ट, उनसे आप बात करके सॉर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये लिखा गया है हु लीव्स इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप और फॉर एम्प्लॉयमेंट देन 60 डेज इन थर्ड क्लॉज अबव विल बी रेड एज 182 डेज। मतलब कि जो पहले हमने देखा था कि जहां कहा गया था कि 60 डेज आपको अगर आप इंडिया में रह गए तो आप रेसिडेंट बन जाएंगे, उसकी जगह आपका 182 डेज का क्लॉज ही अप्लीकेबल होगा। इसका मतलब अगर आप 182 डेज या उससे ऊपर रहेंगे तो ही आप रेसिडेंट माने जाएंगे। और ये बेनिफिट अभी दो ही लोगों को मिल रहा है। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए पहले तो आपको, फिर आप इंडिया से बाहर किस पर्पज से जा रहे हैं एज अ क्रू मेंबर ऑफ शिप या फिर फॉर योर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप अपनी स्टडीज के लिए जा रहे हैं किसी और पर्पज से जा रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपके लिए 60 डेज ही माना जाएगा फॉर प्रीवियस ईयर। ये अपने को समझना है। नंबर 1 जो रिलीफ दी गई है वो ये दी गई है। सेकेंड रिलीफ दी गई है, however if a citizen of India or a person of Indian origin visits India
फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मतलब कि कोई बंदा यूएस में ही रह रहा था आज तक, वो अपनी फैमिली को मिलने आता है दिवाली वेकेशन पे, देन द लिमिट मेंशन्ड अबव ऑफ 60 डेज विल बी चेंज टू 182 डेज। मतलब कि जो पहले 60 डेज चल रहा था वो अब 182 डेज माना जाएगा। करेक्ट, जैसे कि ऊपर हुआ था वैसे ही सेम टू सेम इधर हो गया, बट दोनों में फर्क क्या है? एक में आपका था कि हु लीव्स इंडिया और दूसरे में है हु विजिट्स इंडिया, मतलब आने और जाने का फर्क है। तो अगर कोई छोड़ रहा है इंडिया तो उसको सिटीजन होना चाहिए, बट अगर कोई वापस आ रहा है तो वो सिटीजन भी हो सकता है, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकता है। करेक्ट, बट इधर एक कंडीशन है, बट आ गया भाई, बीच में एक कंडीशन आ गई है। बट इफ द पर्सन अर्न्स मोर देन 15 lakhs फ्रॉम इंडिया, मतलब जो उसके इंडियन सोर्स की इनकम है अदर देन फॉरेन इनकम, वो अगर 15 लाख से ज्यादा है तो उसके 182 डेज से घटाकर 120 डेज कर दिए जाएंगे। ये जो अमेंडमेंट आया था, ये कुछ 1 या 2 साल पहले ही ये अमेंडमेंट आया था, उसके पहले 182 डेज ही थे सबके लिए। बट अब इन्होंने एक मनी के ऊपर जो आपकी इनकम है उसके हिसाब से कैप लगा दी कि अगर आप इन दोनों में से कोई है और अगर आप इंडिया विजिट कर रहे हैं और अगर आपकी इंडिया में से 15 लाख या उससे ऊपर की कोई भी इनकम है, देन इन दैट केस आपको ये 182 डेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको 120 डेज का ही बेनिफिट मिलेगा। तो ये हमको देखना है कि 15 लाख की इंडियन इनकम क्या होगी। 15 लाख की आपकी जो इंडियन इनकम है वो रेंट से हो सकती है, डिविडेंड हो सकती है, सैलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये चीज समझनी है कि अगर आपकी इंडिया से 15 लाख से ऊपर की इनकम है तो उस केस में आपका 180 डेज 120 डेज माना जाएगा। अब हम देख लेते हैं फॉरेन इनकम क्या होती है, क्योंकि इधर कहा गया है कि इनकम अदर देन योर फॉरेन इनकम। तो फॉरेन इनकम मतलब इनकम विच अक्रूज और अराइजेज आउटसाइड इंडिया except income derived from a business controlled in a profession set up in India and which is not deemed to accrue or arise in India। मतलब कि अगर आप कोई बाहर से ही इनकम अर्न कर रहे हैं तभी वो फॉरेन इनकम मानी जाएगी। इन सिंपल टर्म्स, इंडिया से अगर आप कोई भी इनकम आपकी अक्रू हो रही है, अराइज हो रही है, तो वो इंडियन इनकम ही मानी जाएगी और वो इस 15 लाख की लिमिट में इंक्लूड होगी। सो ये कुछ रिलीफ्स भी थे बट साथ में कुछ कंडीशन भी है जिसका आपको ध्यान रखना है। अब एक सेक्शन जिसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म मिला था इंडियन गवर्नमेंट को जब वो ये सेक्शन लाए थे, वो था डीम्ड रेसिडेंसी का सेक्शन। डीम्ड रेसिडेंसी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर सब लोगों ने, फॉरेनर्स ने इतना इनको क्रिटिसाइज किया था कि आप ये कैसे ला सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम देखते हैं क्या क्रिटिसिज्म है। अब एक न्यू प्रोविजन इंसर्ट किया गया था इनकम टैक्स एक्ट में, जहां पे एक पर्सन भले ही इंडिया में विजिट करे ना करे, वो इंडिया का रेसिडेंट बन सकता था। बट इसमें इन्होंने रिलीफ बाद में ये दिया, पहले ये रिलीफ नहीं था, ये बाद में रिलीफ ऐड किया गया कि वो पर्सन रेसिडेंट तो रहेगा बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट रहेगा। तो ये जो कंडीशन लाई गई थी वो सब सेक्शन 1A की लाई गई थी अंडर सेक्शन 6, जिसके में ये कहा गया था कि बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर कोई पर्सन है जो सिटीजन है इंडिया का और वो इंडिया की इनकम जो है उसकी इंडिया सोर्स की इनकम वो 15 लाख से अगर ऊपर है, एक्सीडिंग 15 लाख रुपीज ड्यूरिंग अ प्रीवियस ईयर, ही शैल बी डीम्ड टू बी अ रेसिडेंट इन इंडिया। करेक्ट, वो डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा भले ही वो इंडिया में विजिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट ये कंडीशन कब लगेगी? ये कंडीशन खाली उन्हीं को लगेगी इफ ही इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर कंट्री और टेरिटरी बाय रीजन ऑफ हिज डोमिसाइल और रेसिडेंस और एनी अदर क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब अगर वो कहीं और, इसका सिंपल टर्म्स में मतलब ये निकला था कि अगर वो कहीं और कंट्री में टैक्स देने के लिए लायबल नहीं है तब उसको इंडिया का डीम्ड रेसिडेंट मान लिया जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो इससे काफी इश्यूज इसलिए क्रिएट हो गए थे क्योंकि दुबई के कई लोग हैं या फिर और यूएई के लोग हैं जहाँ पे टैक्स नहीं है, पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं। तो वहां के लोग काफी परेशान हो गए थे, यार इसका मतलब तो आप मेरा पूरा ग्लोबल इनकम टैक्स करोगे, जो मैं यूएई में कमा रहा हूँ वो भी आप टैक्स करोगे। तो उसके क्लैरिफिकेशन में कई जगह ये कहा गया कि भाई डीम नॉट लायबल टू टैक्स का मतलब ये नहीं है, एंड हम आपको खाली नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बना रहे हैं, मतलब कि ग्लोबल इनकम टैक्स नहीं होगी, खाली वही इनकम टैक्स होगी जो इंडिया में अक्रू या राइज हो रही है या फिर रिसीव हो रही है, या कोई बिजनेस है इंडिया में जिससे आप कमा रहे हैं तो वही चीजें खाली टैक्सेबल होगी, सब चीजें नहीं होगी। तो काफी क्लैरिफिकेशन देने पड़े थे इंडिया को, बट आज भी इसके अंदर काफी कंफ्यूजन है। और डीम्ड रेसिडेंसी का सेक्शन आज भी है कि अगर आपका 15 लाख से ऊपर का इंडिया में इनकम है एंड आप कहीं और लायबल नहीं है टैक्स देने के लिए,
यूएई का क्लैरिफिकेशन ये था कि वहां पे तो इनकम टैक्स एक्ट ही नहीं है, तो लायबल की बात कैसे आएगी। तो ऐसा नहीं है कि हम लायबल नहीं है, हमको बाहर किया गया है, बट उधर कोई टैक्स प्रोविजन है और हम लायबल भी हैं, बट आज के टाइम में उधर टैक्स नहीं लिया जा रहा हमसे, मतलब एक तरीके से 0% की रेट है। तो इसलिए हम टैक्स नहीं दे रहे, वी आर स्टिल लायबल टू बी टैक्सड इन यूएई, इसलिए हमारे ऊपर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। कई यूएई की तरफ से ये आंसर आया था कई नॉन रेजिडेंट्स का। तो इस तरीके से भी आपको अपना केस देखना पड़ेगा कि क्या आपके जो कंट्री है जहाँ पे आप रेसिडेंट है अदर देन इंडिया, क्या वहाँ पे इनकम टैक्स है या नहीं है, पर्सनल इनकम टैक्स। अगर है और 0% है देन इट्स ओके, आपको इंडिया में कोई डीम्ड रेसिडेंट नहीं मान सकता। बट अगर उधर पर्सनल इनकम टैक्स है ही नहीं देन मे बी यू कैन फॉल इन दिस प्रोविजन। अब इधर भी फॉरेन इनकम की सेम ही डेफिनेशन है जो हमने पहले देखी थी, कि कोई भी इनकम जो आपको अक्रू या अराइज हो रही है आउटसाइड इंडिया, एक्सेप्ट विद इनकम विच इज डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल्ड इन अ प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। तो इन दो चीजों के अलावा आपकी सारी इनकम जो फॉरेन में अक्रू या अराइज हो रही है वो फॉरेन इनकम मानी जाएगी। तो अब हम देख लेते हैं कि क्या पेंडेमिक की वजह से कोई रिलीफ दिया गया था इन रेसिडेंसी रूल। जैसा कि हमको पता है पेंडेमिक की वजह से सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हो गई थी काफ़ी टाइम तक, एंड कई लोग जो लोग इंडिया आ गए थे वो इंडिया से बाहर नहीं जा पा रहे थे, एंड कई लोग इधर ही बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे अपनी फॉरेन कंपनीज के लिए। तो उनको काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स थे कि वेदर हमको उसके ऊपर इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि अगर हमने जो आगे देखा उसके हिसाब से आप रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपको अपनी पूरी उस इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, फाइनेंशियल ईयर 1920 में कुछ रिलीफ दी गई थी बट वो एक बहुत ही छोटी सी रिलीफ थी रेसिडेंसी रूल के अंदर। फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 21-22 में कोई रिलीफ नहीं दी गई है इन रेसिडेंसी रूल। हेंस अगर आप ऊपर की कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर लेते हैं या ऊपर कहीं भी आप फॉल कर जाते हैं तो आप रेसिडेंट ही माने जाएंगे, आप नॉन रेसिडेंसी का बेनिफिट नहीं ले सकते। आपके पास फिर भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो ये कहता है कि अगर आप ड्यू टू सम चीजें अगर आप इंडिया में रह गए हैं ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शंस बाय द गवर्नमेंट तो मे बी आप फिर भी रेसिडेंट हो सकते हैं। एंड सेकेंडली DTAA है डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, जिसका आप बेनिफिट लेके टाई ब्रेकर रूल में जाके आप हो सकता है वापस फॉरेन के ही रेसिडेंट बन जाए। तो ये दो रिलीफ रहेगी, उसके अलावा गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट में एज सच कोई स्पेसिफिक रिलीफ नहीं दी है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 2022। तो यही रहेगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो हम लोग टैक्सेशन का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो यही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ऐसे ही कुछ और वीडियोस के लिए। एंड अगर आपका कोई सजेशन है कोई आगे की वीडियोस के लिए प्लीज़ उसे कमेंट में लिखिए। एंड आई बिलीव कि ये प्रोफेशनल्स एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों को हेल्प करे थोड़ा रेसिडेंसी और नॉन रेसिडेंसी को समझने के अंदर। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।